आज का टॉपिक है आपका ब्लड कलेक्शन के ऊपर। मेडिकल लैबोरेटरी का प्रैक्टिकल का अगर मैं बोलूं कि सबसे पहले क्या काम आपको आना चाहिए, तो आपको ब्लड कलेक्शन करना आना चाहिए। और उससे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि ब्लड क्या होता है, कितने टाइप के हैं, ब्लड क्या होता है, कितने टाइप के हैं, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। उसको हम दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे बाद में। फिलहाल फोकस करेंगे कि ब्लड कैसे कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, कितने तरीके की उसमें वाइल्स होती हैं, क्या क्या ट्यूब्स है, कौन सी ट्यूब्स किस कलर से रिमूव की जाती है, उसका क्या काम है, उसके मेरिट्स क्या हैं, उसके डीमेरिट्स क्या हैं, ये सारा देखेंगे। हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा इस लेसन का वो रहेगा व्हाट इज फ्लेबोटमिस्ट, यानी फ्लेबोटमिस्ट कौन होता है, जो ब्लड कलेक्ट करता है। अभी शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। ऑर्डर ऑफ जॉब, यानी आपको नहीं पता कि पेशेंट के इतने सारे टेस्ट हैं, मान लो 12-13 टेस्ट लिख दिए डॉक्टर ने, और आपको नहीं पता कि कौन से टेस्ट में पहले लेना है और कौन से में बाद में लेना है। ठीक है, जैसे आप खाना बनाते हो तो कुछ चीजें पहले करते हो, कुछ चीजें बाद में करते हो। ऐसा नहीं है ना कि बाद वाली चीज पहले कर दी और फिर पहले वाली बाद में करेंगे, नहीं होता है। अगर खाना बना रहे हो पहले कुकर कढ़ाई रखोगे, उसको गर्म करोगे, ऑयल डालोगे, ये प्रोसीजर है कि पहले क्या काम होगा। ऐसे ही जब हम ब्लड लेते हैं अलग अलग कलर की ट्यूब्स में लेते हैं, तो उसमें पहले किस ट्यूब में जाना चाहिए वो भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, जिसको हम ऑर्डर ऑफ ड्रॉ कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ब्लड कलेक्शन की, यानी कितने तरीके से आप ब्लड कलेक्ट कर सकते हो, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां से आप ब्लड कलेक्ट कर, एक इंसान के अंदर कितनी जगह है जहां से हम ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं, और किस टाइप का ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। 3 टाइप में हमारे ब्लड फ्लो करता है। कौन कौन सा? आर्टरी, वेन और कैपिलरी। आर्टरी में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, वेन में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, और कैपिलरीज में दोनों है। ठीक है, उसके बाद आता है मेथड ऑफ कलेक्शन, जो कि अभी मैंने बताया 3 मेथड है। कौन कौन से हैं? आप किससे कर सकते हो? आप एक कैपिलरी पंचर कर सकते हो, एक आर्टरी पंचर कर सकते हो, और एक वेन पंचर कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट ब्लड कलेक्शन ट्यूब कितने कलर कोड की हैं, फिर उसके बाद उसका प्रोसीजर। तो सबसे पहले आ जाते हैं फ्लेबोटमिस्ट के ऊपर। फ्लेबोटमिस्ट क्या है, मंत्र रीड आउट करो फर्स्ट पैराग्राफ। फ्लेबोटमी का क्या काम है? एक इंसेशन करना, मतलब पंचर करना। किसको? वेन को, आर्टरी को या कैपिलरी को। किसकी हेल्प से? नीडल की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट वेन पंचर। अगर आप कैपिलरी कर रहे हो तो कैपिलरी पंचर, आर्टरी कर रहे हो तो आर्टरी पंचर, वेन कर रहे हो तो वेनी पंचर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अब जो भी बंदा प्रिक कर रहा हो, पंचर कर रहा हो, इंसेशन कर रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लेबोटमिस्ट। और वो क्या काम कर रहा है? फेलिबोटमी का काम कर रहा है। फेलिबोटमी मतलब पंचर करना, कलेक्ट करना। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रॉप। यहाँ पे आप देख रहे होगे कुछ कलर कोड दिए हुए हैं, उसके ट्यूब के नाम दिए हुए हैं, और मिक्सिंग टाइम पीरियड इंटरवल दिया हुआ है कि कितनी देर तक आपको उसके साथ मिक्स करना है। ठीक है, जैसे आप ये कैसे होता है ना कि 10 मिनट कढ़ाई में उसको सब्जी को हिलाना है, फिर ढक के पकाना है, फिर खोलना है, फिर हिलाना है, फिर ढक के पकाना है, क्या वो मिक्स हो जाए अच्छी से, इंग्रेडिएंट उसमें मिक्स हो जाए। तो ऐसे ही जो एंटीकोगुलेंट है वो ट्यूब आपके ब्लड जो है, उस ट्यूब में जो ब्लड पड़ा है उसके साथ प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए, तो उसका एक टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? इकरा, पहला कलर कोड आपको क्या समझ में आ रहा है? ये पहला कलर कोड आपको क्या समझ में आ रहा है? कैसा कलर है ये? येलो। ठीक है, क्या नाम दिया हुआ है? ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर की एक बॉटल होती है छोटी सी, 20 ml की, 10 ml की होती है, 20 की भी होती है। ठीक है, सबसे पहले हम ब्लड कल्चर में लेते हैं। क्यों लेते हैं ब्लड कल्चर में? क्योंकि उसमें हमें बैक्टीरियल ग्रोथ देखनी होती है। अगर हम बाद में लेंगे तो कंटैमिनेशन होने के चांसेस ज्यादा होंगे, कंटैमिनेशन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब कंटैमिनेशन क्या है? ये वो है कि भाई आउटर कोई दूसरा बैक्टीरिया निडल के ऊपर लग गया, वो निडल जब आपकी बॉटल में गई, प्रिक हुई, तो वो बॉटल के अंदर चला गया, तो आपकी बॉडी में तो नहीं था लेकिन एनवायरनमेंट में था, और वो अंदर ग्रो कर गया। तो रिजल्ट में क्या होगा कि ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में से आया है,
ठीक है। तो कंटामिनेशन ज्यादा ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी में कल्चर बॉटल लेते हैं। नेक्स्ट क्या कलर है, स्काई ब्लू, ठीक है। क्या नाम है, साइट्रेट ट्यूब, ठीक है। सोडियम सिट्रेट होता है। अच्छा, कल्चर बॉटल को कितनी बार मिक्स करना है, 8 बार। इंटरवल क्या है, 10 मिनट, 8 से 10 बार आप उसको मिक्स करोगे। जैसे इसमें मैंने ये बॉटल में पानी घोल ले लिया, ब्लेंड ले लिया, अब इसको 8 से 10 बार मैं जेंटली मिक्स करूंगा। क्या करूंगा, जेंटली मिक्स करूंगा। ये नहीं कि विग्रेसली शेक, ये होता है शेक करना। मिक्स करने का क्या है, जेंटली मिक्स करना है, ठीक है। कभी भी ब्लड को शेक नहीं करते हम लोग, क्लियर हो गया। शेक करने से क्या दिक्कत हो सकती है, आपको मैं एक बॉटल में डालता हूँ, खूब जोर से हिलाऊं, क्या होगा, हाथ पैर टूट जाएंगे, टूट सकते हैं ना। एक बॉटल में डालो और खूब जोर से हिलाना शुरू कर दो, इधर उधर टकराओगे, हाथ पैर टूट जाएंगे। ऐसे ही आरबीसी के साथ होता है, सेल के साथ। इसके अंदर सेल है, लाइव है, और मैं खूब जोर से हिला रहा हूँ, क्या होगा, टूट जाएगा। टूट जाएगा तो क्या होगा, हिमोलाइज हो जाएगा, अपना कलर एक्सप्रेस कर देगा, ठीक है। और मैं एक बॉटल में डाल के आपको धीरे धीरे सीसॉ कराऊं, आपको भी मजा आएगा, बढ़िया से मिक्स हो जाओ। स्लाइडर में झूले पे झूला होगा ना, सीसॉ आराम से, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, आराम से झूल रहे हैं, और वो तेज तेज हो जाए तो चल के बाहर गिर जाओगे, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा तेज से विग्रेसली शेक करोगे, शेकिंग होगा, तो आरबीसी टूट जाएंगे, टूटने की वजह से हिमोलाइज हो जाएगा। और अगर आप जेंटली मिक्स करोगे, ठीक है, तो वो टूटेंगे नहीं, प्रॉपर्ली उसके अंदर एंटीकोगुलेंट उस फ्लूइड में मिक्स होगा, जिसकी वजह से उसकी मॉर्फोलॉजी या जो भी हम पार्ट उसमें सेव करके रखना चाह रहे हैं वो सेव रहेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका कौन सा है ये कलर, गोल्डन, रेड, ब्लैक, रेड और ऑरेंज। क्या क्या इंडिकेट कर रहा है ये, एसएसटी, सेल सेपरेटिंग ट्यूब होता है, जिसको हम गोल्डन बोलते हैं। ये दोनों एक ही ट्यूब होती है, वो येलो कलर गोल्डन टॉप की दिखाई थी, बड़ी सी ट्यूब मैंने इससे पहले, ठीक है। अभी आगे पिक्चर में भी देख लोगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये है आपकी रेड वाली, जिसको हम प्लेन वाइट भी बोलते हैं, छोटी वाली देखी थी, याद है, ठीक। उसके बाद ये आरएसटी है, ये भी आपकी रैपिड सीरम ट्यूब होती है, इसमें भी आपका सीरम ही सेपरेट किया जाता है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है ये ग्रीन, ग्रीन में क्या है आपका हिपैरिन, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ये टर्म याद रखना जो मैं बोलते जा रहा हूं, ठीक है। 8 से 10 बार ऑलमोस्ट सकता है, इन दोनों में से 5 बार मिक्स करना है, ठीक। उसके बाद है आपका लेवेंडर और पर्पल, ईडीटीए बोला जाता है, इसको लेवेंडर बोलते हैं, इसको पर्पल बोलते हैं, ठीक है। ईडीटी है 8 से 10 बार। ईडीटी की फुल फॉर्म क्या है, हां, डायमिल, हां, रेट्रोएसिटिक एसिड, गुड। उसके बाद ये आपका व्हाइट टॉप है, ईडीटी K2 का, ये बहुत कम यूज किया जाता है, ये बच्चों के लिए यूज किया जाता है, इन्फेंट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद ये आपका ग्रे है, ग्रे किसमें यूज होता है आपका, फ्लोराइड यानी ग्लूकोज के लिए। थ्री डिफरेंट सोर्सेज है हमारे पास ब्लड कलेक्ट करने के लिए, कौन कौन सा है, वेन है, आर्टरी है और कैपिलरी है। अब मैं बात करूं कि वेन कहां होती है, ये वेन है, आर्टरी उसके अंदर डीप होती है, ये पल्स जहां तुम फील करते हो आर्टरी है, यहाँ नेक के पास आर्टरी है, यहाँ अंदर जहाँ फील हो जाती है प्रॉपर्ली, मैं उसकी बात बता रहा हूँ, वहाँ आर्टरी प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी पूरी बॉडी में ही प्रेजेंट होती है, हर एक पूरी बॉडी में नहीं है, लेकिन फील आप इजीली इन जगह से कर सकते हो, ठीक है। ब्लड कलेक्शन का प्रोसीजर आर्टरी और वेन में ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, आर्टरी और वेन में ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। क्या सिमिलैरिटीज होती है आर्टरी और वेन में ब्लड कलेक्शन की, वो समझो। ये आपका आर्म है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आउटर वाला, ये आपकी वेन है, ठीक। मिडल क्वाइटस, सिफेलिक और बैसिलस, मिडल क्वाइटस, सिफेलिक, बैसिलस,
ठीक है, दोनों हाथों में चेंज हो जाएगा, सिफाली कभी इधर नजर आएगी कभी इधर आएगी, वो हैंड की वजह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपने टॉर्निकेट अप्लाई किया आर्म में, ठीक है। जैसे यहाँ टॉर्निकेट अप्लाई करोगे, यहाँ की वेन जो है ये वाली वेन, ये क्या होगा, प्रोमिनेंट हो जाएगी। प्रोमिनेंट मतलब थोड़ा सा उभर के बाहर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। आपको डायरेक्शन चेक करनी है कि कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में आपका सिरिंज का जो नीडल है, उसका जो गेज है वो हमेशा टुवर्ड्स रूट रहेगा। ये आपकी नीडल है, ये गेज है, इसको गेज बोलते हैं, ठीक है। गेज डिफाइन करता है कि नीडल कितनी थिक है या थिन है, यानी मोटी है कि पतली है, ठीक है। टुवर्ड रूट डायरेक्शन चेक करोगे, डायरेक्शन चेक करने के बाद आप उसको प्रिक करोगे, ठीक है। प्रिक करोगे, प्रिक करते वक्त ध्यान रखना है ये वेन है, 3 एरर होते हैं जब भी आप प्रिक करते हो, 3 एरर होते हैं। वो 3 एरर क्या है कि निडल प्रिक तो हो गया, ऊपर वाले सरफेस पे टच हो गई, तो आपकी यहाँ पे ब्लड तो शो हो जाएगा निडल में, लेकिन जब आप सक्शन करोगे पिस्टन से तो ब्लड नहीं आएगा, पेशेंट को पेन होगा, ठीक है। शांत पेशेंट है, कुछ नहीं बोलेगा। अड़ियल पेशेंट हुआ, घुमा के दे देगा, ठीक है, कहेगा आता वाता है नहीं, सिरिंज लेके खड़ा होगा आपके सामने। दूसरा एरर क्या है, आर पार ही हो गया निडल, ज्यादा अंदर डाल दिया, वेन के पार निकल गया, तो तब भी ब्लड आएगा, लेकिन जब सेक्शन करोगे तो ब्लड नहीं आएगा, ठीक है। तीसरा क्या होता है, प्रिक हुआ और निडल यही रह गई, बाद में वापस हो गई, पेशेंट हाथ हिला देता है या हमारा हाथ हिल जाता है, प्रिक हुआ और वापस पीछे हो गए। तो प्रिक हुआ, ब्लड आया, जैसे सेक्शन किया आपने, हल्का सा निडल पीछे हो गया हिलने की वजह से, फिर ब्लड नहीं आएगा। तो ये 3 एरर है जो ब्लड कलेक्शन करते वक्त आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इससे बचा कैसे जाए, तो बचा कैसे जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन ऑफ द वेन, ये ज्यादातर होता है डायरेक्शन ऑफ द वेन की वजह से। गलत डायरेक्शन की वेन है, आपने गलत डायरेक्शन में डाल दिया, आर पार हो गई, ठीक है। ये ज्यादातर होता है एंगल की वजह से, जो सिरिंज का एंगल है वो 45 डिग्री का होना चाहिए, ये वाला है। जब आप सिरिंज रख रहे हो तो प्रिक जब करोगे तो 45 डिग्री का अप्रॉक्स एंगल बनना चाहिए। कौन सा, जहां मेरी ये वाली है उधर, ठीक है। क्लियर हो गया। दुकानदार को उठाते हुए देखा है, दाल चीनी वो जो चौड़ा सा होता है उससे, वो उल्टा करके तो उठाता नहीं है, उसको सीधा करके उठाता है। तो ऐसे ही वो चीज है, जब आपको ब्लड लेना है तो आपका ये जो है यहाँ जो वेन है, यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ये प्रॉपर एंगल पे रहेगा, तभी इसके अंदर ब्लड फ्लो करेगा। ये है, समझ में आ रहा है। ये वाला जो एंगल है ये ज्यादातर होता है मूवमेंट की वजह से, आपसे हाथ हिल गया, पेशेंट ने हाथ हिला दिया, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से क्या होगा, ये मैक्सिमम एरर आपको देखने को मिलेगा। छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा दिक्कत इसी वजह से, एक अटेंडेंस आपको चाहिए होता है जो पिक करने में हेल्प कर सकता है। इतना समझ में आया। अब आ जाओ प्रोसीजर का बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि किस तरीके से आप ब्लड कलेक्ट करोगे। हाँ जी, आ जाइए, आइए यहाँ के सब बात सुनिए, शर्ट के बटन। रिया बेटा एक सिरिंज लेना, लैब से निकाल के, और टॉर्निकेट भी देना। सिरिंज का बॉक्स रखा होगा वहीं पे दे दो।
टेंशन ना लो, ब्लड नहीं निकालेंगे, ठीक है। देखो थोड़ा समझो, अभी हम ब्लड निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ कि क्या तरीका होना चाहिए। इनकी वेन पहले यहाँ प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ये देखो, एक इस डायरेक्शन में है, ठीक है, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में, ठीक। अब और प्रोमिनेंट कैसे दिखाई देगी? आपने हमेशा ध्यान रखना है टॉर्निकेट जब भी आप टाई करोगे कि मिनिमम 3 फिंगर का गैप होना चाहिए, या फिर आप एक हाथ यहाँ रख दो ये मोड़ से और उस हिसाब से टाई करो, ठीक है। जैसे ही टाइट करोगे उसके बाद हम कैसे फोल्ड करना है, इस तरीके से आप फिस्ट पंप कराओगे। देखो पंप करते ही ये प्रोमिनेंट हो गई, यहाँ ये प्रोमिनेंट हो गई, यहाँ ये प्रोमिनेंट हो गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब ध्यान क्या देने वाली बात है, इसको हल्का लूज कर लेते हैं। ज्यादा देर तक ध्यान रखना, ज्यादा देर तक आपको ये भी टाई करके नहीं रखना, यहाँ मतलब ज्यादा प्रोमिनेंट और प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, पेशेंट को पेन हो सकता है। तो नीडल पहले ही प्रिपेयर करके रखनी है, हाथ में ग्लव्स पहनना है, फेस पे मास्क होना चाहिए, पीपीई पूरा पेपर कवर करके चलना है आपको, ठीक है। अब ये है आपका लेबलिंग, ठीक है, ये लेबलिंग है, ठीक। इस लेबलिंग को आपके फेस की तरफ होना चाहिए और ये आपका गेज है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपको गेज दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो मैंने एंगुलर सा बनाया है, ठीक है, वो गेज टूवर्ड्स रूट रहेगा, ठीक है। अभी हम सेफ्टी के लिए इसको कवर करके रख रहे हैं, गेज हमने टूवर्ड्स रूट कर दिया है, इसको अच्छे से टाइट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इनका फिस्ट एरिया अभी हमने ढीला किया हुआ है क्योंकि इनको भी पेन ना हो, हमें आइडिया लग गया है किस तरफ है। अब सिरिंज आपको जब भी पकड़नी है, कभी भी ऐसे सिरिंज मत पकड़ना, ब्लड कलेक्ट करते वक्त हमेशा गड़बड़ होगी। ये आपका हाथ फ्री होना चाहिए, आपने टॉनिक बांधा, स्प्रिट स्वेब से इसको क्लीन किया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, रगड़ना नहीं है, आइदर ये पोर्शन चलेगा या ऐसे चलेगा, ठीक है, ठीक। या उसके बाद आपने कॉटन को उसको डिस्कार्ड कर दिया, आपने प्रिक किया, प्रिक करने के बाद फिर आपने क्या करना है, ये सेट है, 2 फिंगर नीचे और एक ऊपर से थंब, इसकी प्रैक्टिस करो पकड़ने की। इससे क्या होगा, आपका एंगुलर भी सही बनेगा, इससे आपका एंगुलर नहीं बन पाएगा, पैरेलल हो गया ना। कैनुला लगाने के लिए तो ये तरीका सही है, लेकिन सिरिंज पकड़ने के लिए तरीका सही नहीं है। सिरिंज के लिए आपको यही पकड़ना है, ब्रेक किया, ठीक है, हाथ फ्री हो गया,
पेशेंट को दर्द नहीं होगा अगर वेन में गई है तो। जैसे ही वो ट्रिक करोगे वेन में जाएगी ना, यहां आपको ब्लड नजर आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब इन्हीं दो फिंगर से, ये 3 फिंगर का यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका करेक्शन करते वक्त। थंब और मिडिल फिंगर से आप पिस्टन को पकड़ोगे, फर्स्ट फिंगर से आप यहां पे रखोगे हाथ बॉडी पे, हल्का सा वापस से एंगुलर अटेन करोगे, उठाओगे और सक्शन करना शुरू करोगे। अगर ब्लड आ रहा है इसका मतलब आपका वेन के अंदर है, ब्लड नहीं आ रहा है कभी भी एकदम से नहीं खींचना होगा। यानी कि यहाँ है ऊपर क्या एकदम से खींचना, प्रेशर से ब्लड आ रहा है, नहीं। आपको क्या करना है, आराम आराम से ब्लड खींचते जाना है, प्रेशर ब्लड आना चाहिए। जैसे ही ब्लड आ गया वापिस आप इसको करोगे, ड्राई कॉटन दोगे, टॉनिक फिट को एक ही हाथ, देखो मेरा 2 ही हाथ है, दोनों हाथ से सेम काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, साइड किया, टेबल पे रखा, कॉटन स्वैब लिया, यहाँ रखा, हमसे दबाया और इसको बाहर किया, फिस्ट खुलवाई, हाथ पेशेंट का मोड़वा के और इसको अलग बैठा। ये सारा प्रोसीजर बैठे बैठे ही होता है, खड़े होके तो इसलिए भी देखने में आप लोगों को आसानी है। क्लियर हो गया? ब्लड ना आए तो उस केस में क्या होता है, यहाँ ब्लड नहीं आया, सपोज आपने किया था ब्लड नहीं आ रहा है, ये था आपने सक्शन किया ब्लड नहीं आ रहा है, तो एक बार वहीं चेक कर लो कि कहीं निडल हिली तो नहीं है। अगर आपको लगा है कि हिल गई है तो वापस हल्का सा अंदर या पीछे करके देखो। मोस्टली क्या होता है बाहर की तरफ हो जाते हैं तो अंदर करना पड़ता है, जैसे अंदर करोगे फिर ब्लड आ जाएगा, फिर सक्शन शुरू हो जाएगा। उस टाइम पे आपको ऐसे ही करना है, हल्का सा किया हुआ है नहीं आया ब्लड, हल्का सा अंदर किया, देखो ब्लड आना शुरू हो गया, रुक गए, फिर सक्शन वहीं पे करना है, फिर हिलाना नहीं है उसको। स्टार्टिंग में आपका हाथ ऐसे भी हो सकता है, कईयों का होते हुए देखा है, तो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद आपका ब्लड आ गया, सपोज 2 ml आपने ब्लड ले लिया, हल्का सा इसको फिर और पीछे करेंगे, नीडल उस कंडीशन में इस तरीके से रहेगी। ठीक है, नीडल को सीधा कटर में डाल के कट कर देंगे, बर्नर वाला कॉन्सेप्ट आज को खत्म हो गया। BMW आती है वो लेके जाती है, आपने कट किया, कट करने के बाद आप सीधा उसको ट्रांसफर करोगे ट्यूब को। वैक्यूम ट्रेनर में क्या फायदा होता है, वैक्यूम ट्रेनर लगाया, सीधा वैक्यूम ट्रेनर के अंदर बैठा। ठीक, क्लियर है? शुक्रिया। मुस्कुराइए, आप एमएलटी की क्लास। अब आ जाते हैं ब्लड कलेक्शन ट्यूब के ऊपर। ठीक है, ब्लड कलेक्शन ट्यूब क्या है, अलग अलग कलर का यहाँ पे आप ट्यूब देख रहे होंगे, जिसमें आपका ब्लैक है, लेवेंडर है, ग्रीन है, स्काई ब्लू है, येलो है और रेड है। ये सबसे ज्यादा मोस्ट यूज होने वाले आपके ब्लड कलेक्शन ट्यूब है लैब के अंदर। ठीक है, ब्लैक वाला ESR के लिए यूज किया जाता है, ये EDTA है, CBC ब्लड ग्रुप, HbA1c कुछ इसके लिए किया जाता है। ग्रीन ये हिपैरिन है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, स्पेसिफिक ABG आर्टेरियल ब्लड गैस के लिए यूज किया जाता है और ED गोल्ड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये ब्लू ये आपका APTT-PT कोगुलेशन टेस्ट के लिए जिसके अंदर में आता है, उसमें किया जाता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ये सीरम सेपरेटिंग ट्यूब है आपकी। ठीक है, इसके अंदर जेल होता है और कुछ विटामिन, हार्मोनल और बायोकेमिस्ट्री के लिए यूज किया जाता है। ये आपका बायोकेमिस्ट्री के लिए यूज किया जाता है। रेड टॉप इसमें भी सीरम मिलता है लेकिन इसमें कोई जेल नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? प्लास्टिक की ट्यूब्स होती है, कलर से इसको डिनोट किया जाता है। हर कलर एक एंटीकोगुलेंट का इंडिकेटर है, जैसे ये EDTA है, ये हिपैरिन है, ये सोडियम सिट्रेट है, इसमें फ्लोराइड की वाली ली है, ग्रे टॉप वाली वो वाली। ठीक है, एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं, एक केमिकल सब्सटेंस है जो क्या करता है आपके सेलुलर मॉर्फोलॉजी को अटेन करने में, फिक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे चीनी है, क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जो स्वीटनेस देता है। सॉल्ट क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जो नमकीन सा लगता है खाने में। ठीक है, ठीक, तो ऐसे ही EDTA क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। हाँ जी, अब इसे पढ़ना शुरू करें। मंतशा इथाइलिन डाइमिन टेट्राएसिटिक एसिड अब EDTA क्या है, ज्यादातर आयरन और कैल्शियम को बाइंड करके रखता है, जिसकी वजह से आपका जो सेल है, RBC है, WBC और प्लेटलेट है, वो सेलुलर मैकेनिज्म को छोड़ता नहीं। अगर मैं आपको खाना पीना देता रहूं और एक कमरे में बंद हो
और टाइम टू टाइम खाना पीना हवा सब देता रहो तो आप जिंदा रहोगे। तो वही ईडीटी करता है कि कुछ टाइम तक वो उसको मैकेनिज्म को कोगुलेशन मैकेनिज्म को अटेन नहीं करने देता। हमारी बॉडी में दो तरीके से कोगुलेशन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं उसको, 13 फैक्टर है, ठीक है। तो वो 13 फैक्टर में से जो एक्सटर्नल वाले फैक्टर हैं उसको एक्टिवेट नहीं होने देता। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ईडीटी है क्लियर हो गया। ये क्या कैसे फंक्शन कर रहा है, ये आपके सबसे पहले तो मैग्नीशियम, आयरन, लेड और कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके उसको सेपरेट रख रहा है, उसको ब्लड में मिक्स होने नहीं दे रहा। अगर वो मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, क्लॉटिंग हो जाएगा, जम जाएगा ब्लड, ठीक है। तो ईडीटी का ये काम है। अब ईडीटी हम इसमें कितना ब्लड ले सकते हैं, ये भी तो कुछ होगा ना, हमें कितना ले सकते हैं, 1 ml, 2 ml, 4 ml, 5 ml, 10 ml, तो इसमें मार्किंग होती है। मोस्टली 2 ml की मार्किंग होती है, 1.5 से 2 ml के बीच में हम इसमें ब्लड रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। इससे ज्यादा रखोगे तो क्या होगा, ईडीटी कम पड़ जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा, हेमोलाइज हो जाएगा, ठीक है, डाइल्यूशन रेशियो बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट है स्काई ब्लू, लाइट ब्लू जिसको हम बोलते हैं जी। इसमें याद रखना ये 1:9 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आप जितना मार्किंग दिया हुआ है ना उतनी ही मार्किंग तक ब्लड लेना होता है, ना आधा ml कम ना आधा ml ज्यादा। अब यहाँ 9:1 या 1:9 क्या है, 1 है यहाँ पे सोडियम सिट्रेट, ठीक है, और 9 है यहाँ पे ब्लड, ये कंसंट्रेशन हो गया। क्लियर हो गया, इसी कंसंट्रेशन के साथ रहेगा। इसमें 2 ml पे मार्क होता है, एग्जैक्ट 2 ml ही इसमें चाहिए होता है, वरना आपका सैंपल रिजेक्ट हो जाता है सीधा सीधा। इसका कारण क्या है, रिजेक्ट क्यों होता है, रिजेक्ट होने का कारण है कि ये आपका कोगुलेशन फैक्टर होता है, एपीटीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइप, और पीटी। एपीटीटी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइप और पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइप, ये कोगुलेशन फैक्टर बताते हैं कि आपका ब्लड कितनी देर में कोगुलेट हो जाएगा ऑपरेशन के टाइम पे, ठीक है। हर ऑपरेशन से पहले एपीटीटी और पीटी कराया जाता है, या किसी को कोगुलेशन डिसऑर्डर होगा तो ये टेस्ट कराया जाएगा। तो अगर किसी का रेशियो सही नहीं होगा तो टेस्ट का रिजल्ट ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। शिकंजी बना रहे हो 4 लोगों की, 2 लोग और आ गए, क्या करते हो, शिकंजी का मटेरियल एक्स्ट्रा करते हो, पानी बढ़ाते हो। अगर सिर्फ पानी बढ़ा दिया तो क्या होगा, टेस्ट खराब हो जाएगा, और खाली शिकंजी बढ़ाते तो क्या होगा, अमाउंट कम पड़ जाएगा, यही होगा ना, ठीक है। अगर आप बोलोगे नहीं सर आधा गिलास दे देंगे 1 गिलास की जगह, वो यहाँ काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। यहाँ जितना अमाउंट मांगा गया है उतना अमाउंट ही आपको देना है, तभी रिजल्ट सही आएगा, नहीं तो सैंपल को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ प्लीज। इसमें क्या करना है, जैसे आपने कलेक्ट किया पहले तो विग्रेसली शेक नहीं करना, मिक्स करना है, जेंटली मिक्स करेंगे और विदिन 3 आवर्स को टेस्ट को लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ग्रीन टॉप, दो तरीके के ग्रीन टॉप में आएंगे, सोडियम हिपैरिन और लिथियम हिपैरिन। हिपैरिन क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो हमारी बॉडी में जनरेट होता है, ठीक है। ठीक है, अगर किसी की बॉडी में लिथियम लेवल ही चेक करना हो और लिथियम वाली वैल्यू ही ले लिया तो ज्यादा मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर इलेक्ट्रोलाइट चेक करना हो, बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड,
ठीक है, इनको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट चेक करना हो तो बेस्ट किसमें कहा जाता है, लिथियम हेपेरिन की वाइफ में लिया जाए, ठीक है, उससे ये इलेक्ट्रोलाइट ब्लड के साथ मिक्स नहीं हो पाते। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पैराग्राफ प्लीज। What is lithium heparin tube use for? Light range of lithium heparin. This tube contains lithium heparin and gel separator used for the collection of heparinized plasma for steam chemistry tests. Now, after the tube has been filled with blood, immediately invert the tube 8 to 10 times to mix up ensure adequate anticoagulation of the specimen. अब लिथियम हेपेरिन ट्यूब क्या है, लाइट ग्रीन कलर का ट्यूब होता है, यानी ये हल्का लाइट ग्रीन होगा, ठीक है, इसके अंदर एक जेल सब्सटेंस भी रहेगा। वो क्या करेगा, जब आपका लिथियम इसके साथ मिक्स हो जाएगा, जेंटली आप मिक्स कर लोगे, सेंट्रीफ्यूज करोगे तो बीच में आपका जेल आ जाएगा, ठीक है, कैसे होगा, ये ट्यूब है, ठीक है, अभी पहले क्या होगा, यहाँ पे मिक्स कर हो गया हेपेरिन के साथ, लिथियम हेपेरिन के साथ, यहाँ ये जेल है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज कर दिया जब आपने तो जेल बीच में आ जाएगा, प्लाज्मा ऊपर आ जाएगा और सेल नीचे हो जाएगा, ठीक है। रेड ट्यूब, अब इसमें क्या है, कोई एंटीकोगुलेंट नहीं है, ना ही कोई जेल है, इसमें ब्लड डालोगे नेचुरली एंटी क्लॉट होगा और सीरम सेपरेट कर देगा, ठीक है, दोबारा मिक्स करोगे हीमोलाइज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो सेल लाइव है, आपने मिक्स कर दिया, हो सकता है हीमोलाइज, ठीक, इसका एक ये ड्रॉबैक है। लैब यूज क्लियर है, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में यूज होता है, सीरोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में यूज होता है, सीरोलॉजी में ज्यादा यूज होता है। सीरोलॉजी का मतलब जो पार्ट टेस्ट लगाया जाता है, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, एचआईवी है, एचसीवी है, एचपीएसएजी है, वीआरएल है, ये सारे आपके पार्ट टेस्ट सीरोलॉजी में होते हैं। कुछ एलाइजा बेस्ड भी होते हैं इसमें। इतना क्लियर हो रहा है? एसएसटी सीरम सेपरेटिंग ट्यूब, कंटिन्यू करें। सीरम सेपरेटिंग ट्यूब जैसे आपका हेपेरिन वाला था अभी, ठीक है, इसमें कोई एंटीकोगुलेंट नहीं है, बट जेल जरूर प्रेजेंट होता है। सेम चीज होती है, सेल यहाँ आ जाएगा, यहाँ प्लाज्मा की जगह आपका क्या होगा, सीरम हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीरम आ जाएगा। किस किस में यूज होगा, बायोकेमिस्ट्री में यूज होगा, ठीक है, कुछ पार्ट आपका हार्मोनल टेस्ट में भी यूज होगा, कुछ विटामिन टेस्ट में इस चीज का यूज किया जाता है। क्लियर है? पढ़ लो एक बार सेकंड वाला पैराग्राफ, ये वाला। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? अब आ जाते हैं मेथड ऑफ ब्लड कलेक्शन में स्किन प्रिक मेथड, यानी स्किन पंचर, कैपिलरी पंचर के ऊपर, ठीक है। कैपिलरी पंचर में क्या होता है, कैपिलरी पंचर में आपने नीडल की हेल्प करनी होती है, उसमें लैंसेट बोलते हैं, उस नीडल को क्या बोलते हैं, लैंसेट। लैंसेट का क्या काम होता है, सबसे पहले आप एरिया सेलेक्ट करेंगे। एरिया कैसे सेलेक्ट करेंगे, आइदर आपका ईयर लोब होगा ब्लीडिंग टाइम के लिए, ठीक है, कुछ टेस्ट हैं जो आपके कैपिलरी पंचर से ही किए जाते हैं, जैसे ब्लीडिंग टाइम,
क्लॉटिंग टाइम, ठीक है, वो कैपिलरी कल्चर करके ही आप होल ब्लड से करते हैं। कैपिलरी कल्चर में क्या आता है, होल ब्लड आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एरिया चेक करेंगे। एरिया में अगर हाथ से चेक करना हो तो आपका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फिंगर चेक किया जाता है, आइदर मिडिल फिंगर या रिंग फिंगर। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली आपके आर्म से नहीं जुड़ा होता। क्लियर हो गया? इनडायरेक्टली जुड़ा होता है, यानी जो यहाँ से डायरेक्ट वेन आ रही है वो आपके फर्स्ट फिंगर में अटैच है, हम में अटैच है और लिटिल फिंगर में अटैच है, लेकिन मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर में डायरेक्टली अटैच नहीं है। वो क्यों नहीं? वो किस वजह से यहाँ पे इसलिए किया जाता है कि बाई चांस प्रिक करते वक्त कोई एक्सीडेंट हो गया तो इन्फेक्शन इमीडिएटली आर्म पे अटैक नहीं करेगा, आपको टाइम मिलेगा उसको रोकने के लिए। क्लियर हो गया? कैसे करना है परफॉर्म? आ जाओ जरा। आपने सबसे पहले पेशेंट का फिंगर लेना है, कौन सा? फर्स्ट, मान लो मैंने मिडिल फिंगर ले लिया, ठीक है। होल्ड करने का क्या पोजीशन होगा, आपको हमेशा ध्यान रखना है फर्स्ट फिंगर से आप इसको इस तरीके से लॉक करके होल्ड करोगे, ठीक है। जैसे ही मैंने होल्ड किया, देखो रेडनेस आ गई, ठीक है। इसी रेडनेस में आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्लीन करेंगे, ठीक है। फिर सपोज ये नीडल है मेरी, इसी नीडल से आप प्रिक करोगे। प्रिक करते वक्त ध्यान रखना है कि आपका प्रिक जो है यहाँ नहीं होना चाहिए, इस वाले एरिया पे रहेगा, नेल पे भी नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ बिल्कुल नेल पे लगा दिया, ठीक है। यहाँ जो ये ट्राइंगल बनेगा आपका इस तरीके से, ये फिंगर है, ठीक है। ये एरिया आपके पास प्रोमिनेंट मिलेगा, ठीक। जब आप फ्रंट से देखोगे तो ऐसे प्रोमिनेंट सा एरिया आपको नजर आ रहा होगा, हल्का सा उठा हुआ, ठीक। उसी प्रोमिनेंट एरिया पे क्लिक करोगे, ब्लड आया, ब्लड आप पोर करोगे। कहाँ पोर करना है? मान लो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग करना हो, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में कर लिया आपने, 3 ड्रॉप ले लिया ग्लास लाइट पे। मान लो आपको सहालीस मेथड से एचबी करना है तो आपने एचबी पिपेट से डायरेक्ट पिपेट कर लिया। मान लो आपको बीटीसीटी करना, क्लॉटिंग टाइप करना है, कैपिलरी ट्यूब लगा लिया, क्लॉटिंग के लिए ले लिया, ठीक है। मान लो आपको और भी कोई रैपिड टेस्ट करना है, रैपिड टेस्ट जैसे मान लो आपको स्ट्रिप मेथड से ग्लूकोज टेस्ट करना है, स्ट्रिप मेथड से क्रिएटिनिन टेस्ट करना है, स्ट्रिप मेथड से एचबी टेस्ट करना है, तो उसमें आप कन्वर्ट ड्रॉप ले सकते हो उसी तरीके से, ठीक है। कैपिलरी मेथड यही है। क्या क्या सामान चाहिए? ग्लव्स चाहिए, लैंसेट चाहिए, 2 तरीके के स्वैब चाहिए, स्प्रेड स्वैब और ड्राई स्वैब, ठीक है। प्रिक करने का क्या मेथड है? एरिया सेलेक्ट किया, उसको स्टेरलाइज किया, प्रिक किया, सैंपल ड्रॉ किया, वापस बैक बटन लगाया, प्रेस करके पेशेंट को बैठा, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? इधर कोई डाउट? ट्यूब में कलेक्ट नहीं होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, अभी मैं बताया, इससे तो बोल रहा था कि ध्यान दो, टेस्ट के लिए डायरेक्ट लिया जाता है। ये आपको ब्लड ग्लूकोज करना है रैंडम स्ट्रिप मेथड से, जो ग्लूकोमीटर आता है उससे। तो क्या करते हो आप? प्रिक करते हो, ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप सेट करके रखते हो मशीन में, सीधा वो ब्लड लाके उस पर टच कर देते हो, वो रीडिंग दे देता है। ऐसे ही आपका एचबी का भी होता है, ऐसे ही आपका ब्लड ग्रुप भी होगा। ब्लड ग्रुप में क्या करते हो? लिया, 3 स्लाइड ली, तीनों स्लाइड पे 1 ड्रॉप टच कर दिया, ठीक है। अपना इसको ड्राई करके छोड़ दिया, अपना एंटीकोगुलेंट के साथ, एंटीजेंस के साथ आपने काम कर लिया। क्लियर हो गया? स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो कैपिलरी से लिया जाता है। अब छोटे बच्चों में कई बार ब्लड नहीं आता है तो फुट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पैर का इस्तेमाल किया जाता है, पैर के एड़ी पे से लिया जाता है। छोटे बच्चे का पैर बहुत छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, उसके एड़ी पे से ये पोर्शन जो है यहां से ब्लड कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। जो ब्लाइंड एरिया मैंने छोड़ा हुआ है यहां से ब्लड लिया जाएगा और प्रिक करके यहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ट्यूब में कलेक्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। क्लियर हो गया? ये इन्फेंट में किया जाता है, इन्फेंट मतलब जो जस्ट बॉर्न बेबी पैदा हुआ है, ठीक है। ये वो तरीका है जो मैंने अभी आपको बताया लैंसेट से। यहाँ ये फुट का तरीका आपको इसमें दिखा रखा है। ये फिंगर मैंने बता दिया आपको कौन से मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से आपको लेना है, ठीक है। वेनिंग पंचर का मैंने आपको बता दिया, अभी वेनिंग पंचर किया था हम लोगों ने,
ठीक है, ये है वैक्यूम ट्रेनर, इसमें आप देख सकते हो वैक्यूम ट्रेनर के पीछे ट्यूब लगी हुई है, डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, कई बार अगर आपका प्रिक अच्छा नहीं होगा तो ऐसे यहाँ जो ब्लड सा मार्किंग आपको दिख रही है हल्की हल्की रेडनेस सी, ये सारी आपको वहाँ पे भी प्रैक्टिकल में परफॉर्म होते हुए नजर आएगी। ठीक है, ये है आपका कैपिलरी का पार्ट, ये देखो ये आर्टरी है, ये वेन है, बीच में कैपिलरी है। ठीक है, कैपिलरी से वेन और आर्टरी दोनों कनेक्टेड रहती हैं, लेकिन डायरेक्ट वेन और आर्टरी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहती है, हमेशा याद रखना, सिर्फ कैपिलरी के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कैपिलरी में दोनों टाइप का ब्लड होता है। क्लियर हो गया? यहाँ आपकी आर्म की बात कर लेते हैं, मिडल क्वार्टर से पहले और बैसिलस इसमें दिया हुआ है, नोट्स में यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, नोट्स में मैंने दे रखा है, वहां से आप देख लोगे। बैसिलस इधर वाला है, मिडल क्वार्टर बीच वाला है, सिफेलिक इधर वाला है, यानी आपके थंब के साइड वाला सिफेलिक है, बैसिलस आपके लिटिल फिंगर के साइड वाला है, और बीच वाले को हम मिडल क्वार्टर बोलते हैं। ठीक है, फिर किस तरीके से डायरेक्शन वाला नोट मैंने आपको बताया था, मीन के हाथ में मार्क करके वो है। ये एक स्पेसिफिक और डायग्राम अच्छे से दे रखा है, इसमें नेम भी बता रखा है, बैसिलस कहाँ पे है, ये बैसिलस है, ये सिफेलिक है, ठीक है, ये आर्टरी है, और ये बैसिलस वेन का जो सब वेन है वो है। ठीक है, इधर पे फिंगर का भी दिखा रखा है, ये सारा डायरेक्टली देखो इनडायरेक्टली ये जुड़ा हुआ है, ये है ना इनडायरेक्टली, ये डायरेक्ट आ गया, ये डायरेक्ट आ गया, और ये डायरेक्ट आ गया, लेकिन ये दोनों को कोई डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पाम से आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इसीलिए वो जो है आपका रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, उसका मिडिल फिंगर का यूज किया जाता है। ये एक डिजीज है ब्रेन की, जिसमें क्या होता है लोब्स बन जाते हैं। आपने नोटिस करना थाइस में या काफ्स में कई सारी लेडीज में ग्रीन कलर का मोटे मोटे से वेन नजर आते हैं। ठीक है, वो क्यों होता है? वो वेन का इशू रहता है। क्या इशू रहता है कि वहाँ पे प्रेशर होने की वजह से जो वेन का फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। ये जो लोग ऐसे इस तरीके से रहते हैं, वेन के अंदर एक वॉल्स रहते हैं जो ब्लड को नीचे नहीं आने देते हैं। ठीक है, ये डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर होने की वजह से वेन जो है वो साइड में एक्सपैंड कर जाती है। ठीक है, एजेड लोगों में ज़्यादा देखा जाता है, एजेड लोगों में ज़्यादा देखा जाता है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी या सी की डेफिशिएंसी को भी देखा जाएगा उसमें। कई बार आप लोगों में कुछ भी हो सकता है अगर आपकी डाइटिंग अच्छी नहीं है तो। ये कुछ वेन पंचर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं अलग अलग कनेक्शन करने के लिए। ध्यान दो भैया, रेड, बीडीडीए, हेपेरिन, पीटी, सीरम, एसएसटी, अगेन ये आपका उसके लिए है ब्लैक है, हाँ ब्लैक है, ईएसआर, ये फ्लोराइड, ये नीडल्स हैं अलग अलग वैक्यूम ट्रेनर के लिए। ये बटरफ्लाई नीडल है, ये अलग अलग नीडल्स हैं जिसके अलग अलग गेजेस होते हैं। ठीक है, 18 गेज, 16 गेज सबसे मोटी नीडल होती है, 22 गेज, 24 गेज, 26 गेज सबसे पतली नीडल हो जाती है। फिर ये वॉल्यूम अलग अलग सिरिंज है, ये लेंसेट है, ये टॉर्निक्विट है, ये हब है आपका, ठीक है, इसका वैक्यूम ट्रेनर का, और ये यूरिन सैंपल कंटेनर है। कई स्टेराइज आते हैं तो आपका कल्चर वाटर के लिए यूज किया जाता है। उसके नीचे आओगे तो ग्लव्स हैं, अलग अलग नीडल्स हैं, जैसे ये आपका ग्लव्स हो गया, ये अलग नीडल हो गया, ये बटरफ्लाई नीडल हो गया, ये हब हो गया, ये ट्यूब्स हो गई, ये अल्कोहल स्वाइप हो गया। ठीक है, जितना मैंने बताया ना 2 स्टेप चाहिए होते हैं। ये सिरिंज हो गई अलग वॉल्यूम की, ये बैंडेड हो गए, ठीक है, ये ग्लास स्लाइड है, टॉर्निक्विट है, ये डिस्कार्ड कंटेनर है जो नीडल डिस्कार्ड किया जाता है। ठीक है, ये स्वैब्स हैं, और ये रिक्वेस्ट फॉर्म है, छोटा सा रिक्वेस्ट फॉर्म होता है जो लेबलिंग में काम आता है, सैंपल लेबलिंग। साइड किस तरीके से सेट किया जाता है ये डिटेल में, जैसे अभी मैंने इसीलिए आप लोगों को बता दिया कि प्रोमिनेंट होगा। ये थ्योरेटिकल पार्ट है कि कैसे आप टॉर्निक्विट अप्लाई करोगे यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको वेन प्रोमिनेंट होगी, फिर पंप कराओगे, फिर आपको ये वेन जो प्रोमिनेंट होगी वहाँ पे किस डायरेक्शन में वेन है उसको देखते हुए आपको प्रिक करना है। ठीक, वेन मिलती नहीं है क्योंकि उसकी वेन थोड़ी सी डीप होती है, मसल ज्यादा होते हैं, तो उस केस में आपको वेन डिटेक्टर की हेल्प से हेल्प कर सकते हो। वेन डिटेक्टर एक डिवाइस होता है, जब आप लगाओगे तो उसमें वेन आपको डिटेक्ट हो जाएगी किस डायरेक्शन में, या आप फील करोगे उसे प्रेस करके। आपके बारे में भी मैं अभी बता दूंगा कैसे फील होगा। नहीं बताऊंगा। ये है ट्यूब, हब और नीडल, जो मैं एंगल का सिस्टम आपको बता रहा था वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ डायग्राम में। ये है वेन डिटेक्टर,
ये जो देख रहे हो लाल कलर का, इस तरीके से जैसे ये रेडनेस होता है उसमें वेन प्रॉपर्ली विजिबल हो जाता है। ये फुट का है, सेम है, पैरों से भी आप ब्लड दे सकते हो, ठीक है, इन केस अगर कोई है। ये आपका पाम के अपोजिट एरिया, यहाँ पे किस तरीके से ब्लड दिया जाता है, यहाँ से ब्लड ले सकते हो, यहाँ से ब्लड ले सकते हो, एंकल वाले एरिया से ब्लड ले सकते हो, ठीक है। टॉनिक कैसे अप्लाई करना है, स्टेप्स क्या है, ये लेबलिंग फॉर्म्स हैं। लेबलिंग फॉर्म में क्या क्या जरूरी है, नेम चाहिए, हॉस्पिटल का नाम चाहिए, डेट चाहिए, किस दिन कलेक्ट हो रहा है, किस टाइम कलेक्ट हो रहा है, सोर्स ऑफ कलेक्शन क्या है, और कलेक्शन इन कलेक्शन कौन कर रहा है, मतलब कौन कलेक्ट कर रहा है, और साथ ही उसके टेस्ट क्या क्या है, ठीक है। ये लेबलिंग है आपकी, ये मेन फाइंडिंग है। आर्टरी पंक्चर कैसे किया जाता है, जैसे मैंने बताया यहाँ आर्टरी होती है, आप पहले फील करते हो, आर्टरी में एंगल थोड़ा बढ़ जाता है, 45 से 90 के बीच में सिरिंज चली जाती है, ठीक है। आर्टरी में क्या होता है, 45 से 90 के बीच में सिरिंज चली जाती है। कैसे जाएगी वो बताता हूँ, कोई नहीं काम। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ आर्टरी को फील करेंगे, पल्स जहाँ फील होती है ना, यहाँ फील हो रही है, ठीक है। फिस्ट नहीं बनाना होता है, बिल्कुल सीधा रखना होता है, उसमें स्ट्रेच नहीं यूज रखेंगे। यहाँ फील हो गई, यहाँ हमारा वो है, पहले हम क्या करते थे, इस तरीके से पकड़ लेते हैं, अभी हमारा ये रहता है एंगल 45 से 90 के बीच में। प्रिक करेंगे, जैसे प्रिक करेंगे यहाँ पे हमें ब्लड आ जाएगा और सेक्शन शुरू कर देंगे। ब्लड नहीं आया, इसका मतलब आपने फील सही से नहीं किया, ठीक है। हमेशा याद रखना, आर्टरी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है वेन से, फाउंटेन की तरह ब्लड बाहर आता है अगर गलत प्रिक हो जाए, ठीक है। ये देखो सेम चीज जैसा अभी मैंने बताई कि पकड़ने का तरीका जो मैंने अभी बताया इस तरीके से, ठीक है। ये फुट वाला है जो मैंने डायग्राम आपको बता दिया था, ये बेबी का फुट है, इस तरीके से होल्ड करना है, फुट को इस तरीके से होल्ड किया जाता है, छोटा होता है, हाथ में आराम से पूरा आ जाता है। ये देखो यहाँ पे आ गया है, पूरा इस तरीके से होल्ड करके, ठीक है। यहाँ पे प्रिक किया फुट में और ब्लड कलेक्शन शुरू करेंगे। ब्लड कलेक्शन शुरू करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ये प्रिक किया हुआ है साइड वाला एरिया, ठीक है, और उसके बाद ब्लड आना शुरू हो गया कैपिलरी में। तो यही कि आपकी स्लाइड ब्लड कलेक्शन एट इट्स ट्यूब की 44 साइड से कवर कर दिया है। ये आप रीड करोगे और कोशिश करोगे कि आपको अच्छी से जो पार्ट नहीं समझ में आया है उसके ऊपर क्वेश्चन करोगे, जीडी करेंगे हम इस टॉपिक के ऊपर कल, ठीक है। क्लियर है, कल नोटबुक भी ले आना, लेके आना कल।